एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। हम पढ़ रहे थे प्रश्नोत्तरी और उसी के अंतर्गत दोस्तों हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और अब आ गए हम व्याकरण के पोर्शन से। पहले देखेंगे कुछ प्रश्न आते हैं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी में भारतीय काव्यशास्त्र और आलोचना से। तो ये प्रश्नोत्तरी आज लेके आए हैं दोस्तों। आइए देखिए, भारतीय काव्यशास्त्र से ज़्यादा टीजीटी में प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन यहाँ से पीजीटी में और आपके यूजीसी नेट में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी टीजीटी पीजीटी में प्रश्न अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसी का कलेक्शन यहाँ पे हमने किया है। आइए देखने का कार्य करते हैं। पहला प्रश्न है काव्य संप्रदाय का सही विकास क्रम। तो संप्रदाय में सबसे पहले आप देखेंगे तो रस आएगा जो भरत मुनि का है। इसके बाद अलंकार और रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य। तो इन सभी जो संप्रदाय हैं सबके प्रतिपादक को आप जरूर याद रखिएगा। जैसे अलंकार के भामा हुए, रस के आपके हो जाएंगे भरत मुनि। इनका समय आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये है बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ध्वनि काव्य को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया। तो ध्वनि से आप समझ सकते हैं इनका जो प्रतिपादन किए हैं वो है आनंद। ध्वनियाँ जब बजती हैं तो हमें सुख प्रदान करती है ना, तो हम आनंदित होते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न की तरफ हम आ चुके हैं। काव्य के विशिष्टत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। प्रश्न को एग्जैक्ट घुमा दिया है, ठीक है। प्रश्न सिर्फ घुमा हुआ है, न कि इसका आंसर। तो ये देखिए, भामा है, दंडी है, आनंदवर्धक है, कुंतक है। ये है आनंदवर्धक। नेक्स्ट प्रश्न चौथे नंबर का, रस विवेचन में चित्र तुरंग की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की। तो आप देखेंगे कि भरत मुनि के और जो रस है उसकी व्याख्या किया गया है। तो 4 लेखकों ने इसकी व्याख्या की है, जिसको आप अभी देख पाएंगे। जैसे लोल्लट ने, इसके बाद देखेंगे शंकुक ने किया है, फिर आचार्य मम्मट ने किया है, फिर अभिनव गुप्त ने किया है। तो लोल्लट का जो है उत्पत्तिवाद है, शंकुक का अनुमितिवाद है और आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद है। इसी में आते हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। तो यहाँ से पूछा जा रहा है उसी में जो रस विवेचन किए थे तो चित्र तुरंग की कल्पना किसने की थी। तो जब आप चारों आलोचकों के विस्तार पढ़ेंगे, मत पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि किसने जो है कि चित्र तुरंग की घोड़े सी कल्पना की थी रस के विवेचन का। तो ये है शंकुक। कौन है शंकुक। ऑप्शन में भरत मुनि, विश्वनाथ और भरत मुनि और शंकुक थे। तो इनके कौन से हो जाएंगे, तो शंकुक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर का, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया। वामन, महिम भट्ट, आनंद जो है कि आनंदवर्धक और मम्मट। तो यहाँ से पूछा जा रहा है प्रश्न को, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया। तो वैज्ञानिक तरीके से किसने इसका विवेचन किया, तो ये किए थे वामन। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं है। अभी हमने 4 लोगों को बताया था। तो शंकुक थे, अभिनव गुप्त थे, भट्ट, लोल्लट और जो है कि इसमें क्षेमेंद्र नहीं है। क्षेमेंद्र का औचित्य संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है, तो औचित्य है, याद रखिएगा। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर का हम देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा 7 नंबर का प्रश्न है, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं, जिसकी अभी हमने बात किया। ये भारतीय काव्यशास्त्र से कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिए इनको। भुक्ति होता है किसका है, तो भट्ट लोल्लट का, श्री शंकुक का, नायक का भट्टनायक और अभिनव गुप्त। भुक्ति भोक्ता कौन है, अच्छा चीज़ कौन, नायक ही तो भोगने का कार्य करता है। तो ये है भट्ट नायक। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न, भरत के रस सूत्र के व्याख्याकार आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि उत्पत्तिवादी किसका है, तो भट्ट लोल्लट का है। किसका है, भट्ट लोल्लट का है। अब अभिव्यंजनावाद किसका है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है? अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अभिव्यंजनावाद। तो अभिव्यंजनावाद वैसे इसमें है नहीं, अभिव्यक्तिवाद है, अनुमितिवाद है। ठीक है, तो अब आप बताएंगे कि भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार में 4 व्याख्याकार हुए हैं। पहले थे भट्टलोलट, शंकुक, आचार्य जो है कि अभिनवगुप्त। ठीक है, तो ये थे जो है इतने लोग, 4 लोग थे। इसमें आपसे पूछा जा रहा है जो आचार्य शंकुक हैं उनका सिद्धांत क्या कहलाता है? तो अनुमितवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुमितवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, रस सूत्र की अनुमिति व्याख्या करने वाले आचार्य। एग्जैक्ट प्रश्न वही है, सिर्फ प्रश्न को घुमाया गया है। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं? अनुमितवाद के शंकुक जी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप क्या है? अभिव्यक्तिवादी है, अनुमितवादी है कि उत्पत्तिवादी है? शंकुक कैसे हैं? तो इनको आप देखेंगे तो ये अनुमितवादी है। इनका कैसा वाद है? तो अनुमितवाद है शंकुक का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भट्ट लोल्लट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो जो लोल्लट ने प्रतिपादित किया है मत, जैसे 4 लोगों के बारे में हम अभी बात किए, जैसे आपने देखा अभिनवगुप्त, शंकुक, ठीक है, भट्ट लोल्लट और अभिनवगुप्त। तो ये 4 लोग हैं। 4 लोगों में अब आपसे पूछा जा रहा है जो लोल्लट हैं उनका कौन सा वाद है? उत्पत्तिवाद है, अभिव्यक्तिवाद है, भोगवाद है, अनुमितिवाद है? तो भट्ट लोल्लट का कौन सा है? तो उत्पत्तिवाद है। कौन सा है? तो उत्पत्तिवाद है। भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद है। नेक्स्ट प्रश्न कुछ ऐसे ही घुमा के आएंगे, काव्य शास्त्र के तो प्रश्न ही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नकारात्मक पूछा गया 2005 में। आप बताइए कि कौन सा सही नहीं है? भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद, ठीक है, और शंकुक का अनुमितिवाद, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ लिया। अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद, आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद। क्या आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद है? तो बताइए भुक्तिवाद किसका है? अभी आपने ऊपर पढ़ा था, तो नायक का भुक्तिवाद है। किसका है? तो भट्ट नायक का है। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत था, सी। आइए दोस्तों, हम चलेंगे 13 नंबर के प्रश्न पे। देखिए, ये प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पे। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। महिम भट्ट का कौन सा सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन उन्होंने किया हुआ है? सन 2000 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, तो क्या है? अनुमानवाद है, तात्पर्यवाद है, लक्षणवाद है, अभिव्यंजनावाद है? तो ये है अनुमानवाद। आगे चलेंगे। देखिए, आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से किन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं? उनके नाम कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम अभी ऊपर बात कर रहे थे? ठीक है, तो कौन कौन से नाम हैं ये आपको क्रम से बताना है। सबसे पहले उनके जो भरत मुनि का रस निष्पत्ति का वाद चलाया गया था उसमें सबसे पहले कौन आया था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखेंगे तो सबसे पहले भट्ट लोल्लट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त, ऐसे ही रिपीट करके हैं। यहाँ पे ये क्रम सही है। ठीक है, पहला वाला। नेक्स्ट, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? ये प्रश्न अच्छा है। तो किसने किया? भामह अलंकारवादी थे, रुद्रक आनंदवर्धन का ध्वनिवाद था, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद था। तो आप में से सबको पता है कि भामा का अलंकारवाद है और आनंदवर्धन का क्या है? ध्वनि का है। और रुद्रट का, इन्हें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसमें से आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अभिनव गुप्त ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आचार्य भरत मुनि ने काव्य के गुणों की संख्या कितनी बताई है? आप बताएंगे। इन्होंने रस कितने बताए हैं भरत मुनि? तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इनके बारे में आप विस्तृत जानने का प्रयास कीजिएगा। भरत मुनि कैसे आचार्य थे? तो यह संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य हैं, ये बात याद रखना है। और भरत मुनि का एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है
नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र इनकी रचना है जिसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। आगे लिखेंगे जो इनका नाट्य शास्त्र है ये कितने अध्यायों में है, तो इसके टोटल 36 अध्याय हैं, आप नोट डाउन कीजिएगा, और लगभग 5000 श्लोक है इसमें, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो भरत मुनि, अब प्रश्न पे आएंगे, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है, तो 10, याद रखिए भरत मुनि ने 10 गुण बताए हैं। एक मिनट, भरत मुनि के कितने गुण हैं, तो 10 गुण हैं, कितने हैं, 10 गुण हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे भरत मुनि ने 10 दोष बताए हैं, 10 ही इनके दोष हैं, ठीक है। अब आगे 4 अलंकार हैं इनके पास, अलंकार कितने हैं, तो 4 हैं, 4 अलंकार इन्होंने बताए हैं, 4 अलंकार। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। 4 अलंकार कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका यमक, रूपक, दीपक और उपमा, ठीक है। अब हमने सब बता दिए, 10 गुण, 10 दोष, 4 अलंकार, नाट्यशास्त्र इनकी पुस्तक है। तो आपसे पूछा जा रहा है गुणों की संख्या कितनी है, तो 10 है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस आचार्य की है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति वेरे दिन राती, यूपीएससी एलटी ग्रेड 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है भारतीय काव्य शास्त्र के माध्यम से। अब आप बताइएगा कि यह पंक्ति किसकी है, 17 नंबर में आप ध्यान दीजिए, तो नानक की, कबीर की, रैदास की और दादू दयाल की। प्रभु जी तुम चंदन हम बाती जाकी ज्योति बरय दिन राती, 17 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो यह रैदास की पंक्ति है। आगे अब देखिए कुछ वैसा ही प्रश्न, भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी बताई, तो 10, जिसका जिक्र हमने ऊपर कर लिया था। आप देखेंगे आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं, तो मम्मट के कितने हैं बताइए, आपने अभी भरत मुनि को पढ़ा, अब आप मम्मट को बताएंगे, किसको बताएंगे, मम्मट को। मम्मट बहुत ही प्रसिद्ध है, वामन है, ये मम्मट जी को आप बताना है, आपको दंडी को आपने देख ही लिया, तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है आचार्य मम्मट ने कितने बताए हैं, तो बताइए, ध्यान दीजिए 19 नंबर का यह प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं, कितने गुण माने हैं, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न है, तो बताइए 10, 3, 15, 8, तो कितने माने हैं, 3, याद रखिएगा। देखो नेक्स्ट प्रश्न है, सही युग्म चिन्हित कीजिए, चिन्हित लिखा हुआ है तो चिन्हित आप समझिएगा। 20 नंबर का यह प्रश्न है, 20 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे सही करना है, गौड़ी, माधुर्य, पंचाली, ओज, गौड़ी प्रसाद, तो सही है वैदर्भी, माधुर्य है, कैसी है वैदर्भी रीति कैसी है, तो यह माधुर्य है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बड़ा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब द्रास वटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गर्जने, जब शहादत लेते हिमगिर की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे, जाग होना चाहिए, तब जाग उठे ये शेर बबर, पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य गुण व्यंजित है, माधुर्य है, देख रहे हैं आप, यह प्रश्न बहुत ही और टीजीटी 2005 में पूछा गया है, माधुर्य है, ओज है, प्रसाद है, तीनों हैं। तो 21 नंबर के प्रश्न में आप इनका उत्तर दीजिएगा। तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने तबीयत खराब होने के कारण इस पंक्ति को बहुत साधारण से पढ़ा है, जबकि यह पंक्ति क्या है, यह पंक्ति ओज है, कैसी पंक्ति है, ओज है। आप पंक्ति को पढ़िएगा, तब जाग उठे ये शेर बबर, पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलि वेदी पर लहू पुकार उठा था, ठीक है। इसमें ओज गुण है। अब नेक्स्ट 22 नंबर का प्रश्न है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है, अभी आपने ऊपर पढ़ ही लिया, तो ये है आपका 22 नंबर का प्रश्न, ओज गुण कहलाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण पाया जाता है, तो यहाँ भी ओज पाया जाता है। 23 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट, मैं जो नया, देखिए ना, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है,
देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपयुक्त काव्य में प्रयुक्त काव्य गुण कौन सा है, कौन सा गुण है? 24 नंबर के प्रश्न है और आप इनका थोड़ा सा जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। तो क्या है? माधुर्य गुण है। मिठास लग रही है पढ़ने से ना, ओज होता तो आपके अंदर एक झनकार होती। देखिए, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भयो। इन पंक्ति में कौन सा गुण है? ओज है, माधुर्य है, प्रसाद है, इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर का प्रश्न है, आप इनको बताइएगा। तो एक माधुर्य गुण है। कैसा गुण है? तो माधुर्य गुण है। देखिए, ये देखिए, कंकड़ क्वणित रणित निपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अविसार। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातरताएं आज न मुख को सता रही। उपयुक्त का पंक्ति में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? काल दोष है, वचन दोष है, लिंग दोष है, च्युत या संस्कृति दोष है। तो दोष को भी आप विस्तृत पढ़िएगा। अगर ये दोष आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको इस पे वीडियो लेके आएंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वचन दोष है, जिसमें लिंग निर्धारित सही तरीके से नहीं है। पंक्ति को दोबारा पढ़ लीजिएगा, आप समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए, तरु रिपु रिपुधर देख के, विरहिणी ती अकुलाय में, कौन सा काव्य दोष है? च्युत दोष है, न्यून पदत्व दोष है, अधिक पदत्व दोष है, क्लिष्टत्व दोष है। ये परीक्षा के कुछ टफेस्ट प्रश्न माने जाते हैं ना, तो आप इनको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे दोष पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्लिष्टत्व दोष है। नेक्स्ट प्रश्न, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? ठीक है, अधिक पदत्व है, ध्यान दीजिएगा, अधिक पदत्व है, अप्रतित्व है, और दुष्क्रमत्व है कि क्लिष्टत्व है। 28 नंबर में तो क्या है? तो इसमें अधिक पदत्व दोष है। नेक्स्ट प्रश्न, और भाषा निबंध गति मंजुल माननोति किस कवि द्वारा रचित श्लोक का एक अंश है? भाषा निबंध गति मंजुल मात नोती। तो ये प्रश्न ही थोड़े से टिपिकल माने जाते हैं। ठीक है, बहुत कम मात्रा में ये प्रश्न आते हैं। और यह पंक्ति जो है किस कवि द्वारा रचित अंश है? तो यह तुलसीदास की रचित एक अंश है। नेक्स्ट प्रश्न, 30 नंबर का प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। यही है अब तक के कलेक्शन में जो आपके आए थे। अब दोस्तों आगे हम जो भी मेरा वीडियो आएगा, छंद पे आएगा, फिर शब्द शक्ति, रस, अलंकार, ऐसे करके हम लाएंगे। रस में इसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपको समास पे भी वीडियो मिलेगा। व्याकरण के पोर्शन को हम कवर कर रहे हैं अब तक के पूछे हुए प्रश्नों में। आइए प्रश्न को देखते हैं। लोग नक वित्त की वो खेल कर जाने हैं, इसका पंक्ति के रचयिता कौन है? देख रहे हैं आप, तो लोगन वित्त की वो खेल करी जाने हैं। तो यह पंक्ति पढ़ने से आप समझ पा रहे होंगे किसकी है? तो ठाकुर की, भिखारीदास की, चिंतामणि की। आप यहाँ पे ठाकुर और भिखारीदास में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यह पंक्ति ए नंबर ठाकुर की है। अब प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये परिवार थोड़ा सा आगे बढ़ सके, मेरा पढ़ाने में अच्छे से मन भी लग सके। तबीयत ख़राब है, आगे से हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, प्रैक्टिस का वीडियो रहा।